डीएनए मित्रों, अब हम खलीफा के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन रमजान का डीएनए टेस्ट करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब तय माना जा रहा है। तारीख आ चुकी है, दिन आ चुका है और दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसकी क्या तैयारी है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे विश्लेषण में सबसे बड़ा सवाल यह है, रमजान के पाक महीने में ट्रंप एक मुस्लिम देश पर हमला करते हैं तो बाकी मुस्लिम देश क्या करेंगे? इस सवाल का विश्लेषण हम आपके लिए आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको महायुद्ध के 5 बड़े संकेतों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, सिर्फ 24 घंटे पहले वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के अधिकारियों और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर हमले के लिए शनिवार को सबसे सही वक्त बताया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से कहा है वो डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करेंगे। यानी ट्रंप ने दुनिया के सामने ईरान पर हमले की योजना का खुलासा कर दिया है। मित्रों, ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने साफ कर दिया कि वो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी भी शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका भी खुलासा हुआ है। आज रूस ने भी ईरान के सहयोग का संकेत देते हुए गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास किया, जिससे अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला और ज्यादा मजबूत हुआ है। यानी अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध की अधिकतम तैयारियां कर ली हैं और दोनों के बीच वार्ता में बात नहीं बनने से धैर्य भी टूटता दिखाई दे रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है रमजान के पवित्र महीने में। मित्रों, सिर्फ एक दिन पहले रमजान की शुरुआत हुई है। इस्लाम में इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है और आज दुनिया भर की एजेंसियां दावा कर रही हैं, सिर्फ 48 घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी और अनियंत्रित युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या एक मुस्लिम मुल्क ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप रमजान के महीने में हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिकी सेनाएं रमजान के महीने में ईरान के लोगों का खून बहाएंगी? और क्या मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देश इस काम में अमेरिका की मदद करेंगे? क्या जो मुल्क इस्लाम के नाम पर नेटो जैसा गठबंधन बनाने को तैयार थे, वो रमजान के महीने में एक मुस्लिम मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगे? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ने मुस्लिम देशों के सैन्य अड्डों में ईरान के खिलाफ किन किन घातक हथियारों की तैनाती कर दी है। आज आपको अमेरिका और ईरान के मददगार देशों के रुख के बारे में भी जानना चाहिए, जो रमजान में सबसे बड़े खून खराबे का संकेत दे रहे हैं। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाले गोल्ड और ऑयल ने भी युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। लेकिन सबसे पहले आप एक मैप के जरिए समझिए रमजान के महीने में अमेरिका ने ईरान को कैसे चारों तरफ से घेर लिया है और मुस्लिम देशों की मदद के बगैर कैसे ये हमला संभव नहीं है। मित्रों, इस मैप में आपको ईरान के चारों तरफ अमेरिका का चक्रव्यूह नजर आ रहा है। कतर के अल उदीद एयरबेस में यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा हब मौजूद है। यहां पर अमेरिका सबसे आधुनिक F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ विमान मौजूद हैं। और अगर अमेरिका की सेना शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला करना चाहती है तो अल उदीद एयरबेस के इस्तेमाल के बगैर यह हमले की धार, यानी इस हमले की धार कुंद हो जाएगी। इस मैप में आपको सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी नजर आ रहा है। इस एयरबेस में अमेरिका के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स के अलावा रिफ्यूलर और टोही विमान भी तैनात है। और अमेरिका ने सऊदी में एयर डिफेंस मिसाइल की संख्या भी बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई भी है। यहां के अल नफरा एयरफोर्स एयरबेस में अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। पिछली बार इजराइल के हमले में यूएई ने खुफिया जानकारियां साझा की थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों का घर बन गया है। यहां पर अमेरिकी वायुसेना के F-35A और F-15E लड़ाकू विमान तैनात हैं। पिछले युद्ध में जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में इजराइल पर दागे गए ईरान के ड्रोन भी गिराए थे। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट तैनात है। यहां से अमेरिकी ईरान पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन से टॉर्पीडो अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर में अमेरिका का सबसे घातक करियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन भी मौजूद है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात है, जो एक साथ ईरान पर मिसाइलें बरसा सकते हैं।
मित्रों, इसी तैयारी के दम पर अमेरिका की सेनाओं ने ईरान पर शनिवार को सबसे बड़े हमले के लिए हामी भर दी है। तो क्या मुस्लिम मुल्कों ने रमजान के महीने में ईरान पर हमला करने की इजाजत दे दी है? क्योंकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और जॉर्डन तैयार नहीं हुए तो ईरान पर अमेरिकी हमला सफल नहीं हो पाएगा। इससे पहले याद कीजिए, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने ईरान पर हमले का विरोध किया था। ये जानकारी हमने आपको डीएनए में दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। उस समय ईरान ने हमले में अमेरिका का साथ देने पर इन देशों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब इन देशों में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम की नई बैटरियां तैनात कर दी है। मतलब कतर और सऊदी अरब की सुरक्षा को फुल प्रूफ कर दिया गया है। और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के तनाव पर इन देशों ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका के दबाव के सामने ये देश टूट सकते हैं और ट्रंप अगर अपनी सेना की सलाह पर रमजान के महीने में ईरान को निशाना बनाते हैं तो इन देशों को भी अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। इसलिए ये जंग ईरान से ज्यादा उन मुस्लिम देशों के लिए इम्तिहान है जो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा मानते हैं, जो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात करते हैं, जिन्हें मजहब के नाम पर किसी गैर मुस्लिम देश के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा भी सच लगता है। ये मुस्लिम देश अब पूरी कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह रमजान के महीने में ईरान पर होने वाले संभावित हमले को टलवा दिया जाए। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, आखिरकार 48 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर क्यों चर्चा में है? तो अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने इन अधिकारियों से ईरान पर हमले पर राय मांगी और इसी मीटिंग में सैन्य अधिकारियों ने ईरान पर हमले की सबसे उपयुक्त तारीख राष्ट्रपति को बता भी दी। ट्रंप को बताया गया कि इस दिन अमेरिका की सेनाएं ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर सकती है। ट्रंप ने अकेले में मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में बहस की। सैन्य अधिकारियों से ईरान के खिलाफ उनकी तैयारियों की जानकारी ली। यूएस नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस मीटिंग में बताया, नेवी के जंगी जहाज, एयरफोर्स के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का बेड़ा ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इनमें से ज्यादातर तैनाती मुस्लिम देशों में है। इसके अलावा अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों में इस वक्त 120 से ज्यादा आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट्स भी सक्रिय हैं। इनमें से 50 से ज्यादा जेट्स पिछले 24 घंटे के अंदर यहां पर पहुंचे हैं। कुछ जेट्स कतर और बहरीन में भी उतरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया है, अमेरिकी सेनाएं इतनी तैनाती के बाद वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। यानी शनिवार को ईरान पर हमला होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ संभावित हमला आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान होगा। यानी ऐसा शक्तिशाली हमला आज तक दुनिया ने ना देखा होगा और ना ही किसी सेना ने ऐसा हमला करने के बारे में सोचा होगा। अमेरिकी सेना की रणनीति एक साथ ईरान के हजारों लक्ष्यों को निशाना बनाने की है, जिसमें मिलिट्री, परमाणु, पॉलिटिकल टारगेट शामिल है। यानी पहले ही हमले में ईरान के हथियार और इस हथियार को कंट्रोल करने वाले दिमाग को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर योजना सफल रही तो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देशों को ईरान से हमले का डर भी नहीं रहेगा। डीएनए मित्रों, कुल मिलाकर अमेरिकी सेनाओं की ओर से इस बार हमले की हरी झंडी दे दी गई है। आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति को करना है। अब जैसे ही ट्रंप आदेश देंगे वैसे ही हमला शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट और आसपास मौजूद अमेरिकी बेसों में अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह वॉर रेडी मोड में हैं। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता जिन देशों में अमेरिकी बेस है उनको हमले की जानकारी ही ना हो। इस बीच एक अहम जानकारी यह है कि अमेरिका का एक खास ड्रोन ईरान के हाई वैल्यू टारगेट की लिस्ट बनाने के काम में लग गया है। अमेरिकी नौसेना के 2 जासूसी नॉर्थरोप गुम्बन MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर देखे गए हैं। इनमें से एक ड्रोन अमेरिकी नौसेना का था, जिसने यूएई के अल धफ्रा एयरबेस से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के अनुसार इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया गया। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अत्याधुनिक 360 डिग्री रडार से लैस है। यह बड़े इलाकों में लक्ष्यों का पता लगाने
उन्हें ट्रैक करने और उनकी पहचान करने में सक्षम है। इसे संभावित अंतिम हमले से पहले रणनीतिक तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आधुनिक ड्रोन ईरान की समुद्री ताकत की जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका की सेनाएं ईरान के नौसैनिक ताकत को ही खत्म करेगी। मित्रों, हमने आपको बताया इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, लेकिन ईरान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और तस्वीर बुल्गारिया से आई है। आज बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी वायुसेना के विमान खड़े दिखाई दिए। बुल्गारिया अमेरिका का नेटो सहयोगी है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, जबकि तेहरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। दोनों के बीच तुर्की का क्षेत्र आता है। सोफिया एयरबेस से अमेरिकन फाइटर जेट सिर्फ 2 घंटे में तेहरान तक पहुंच सकते हैं। यानी अमेरिका हमलों की तीव्रता बढ़ाने के लिए अपने सैन्य संसाधनों को मिडिल ईस्ट के साथ साथ साउथ यूरोप में भी तैनात कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका इस बार ईरान के साथ लंबे युद्ध की तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। मित्रों, ईरान की नजर अमेरिका की एक एक गतिविधि पर है। ओमान और जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की कड़ी शर्तों के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए ईरान और अमेरिका की वार्ता को असफल माना जा रहा है। इससे ईरान पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले का फैसला करना है। इस संभावित फैसले का संकेत ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दे दिया है। ट्रंप ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर ब्रिटेन को चेतावनी दी है। ब्रिटेन इस द्वीप को लीज पर मलेशिया को देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से ऐसा नहीं करने को कहा है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए, जो खुद ट्रंप ने बताई है। उन्होंने कीर स्टारमर से साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान डील ना करने का फैसला करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड में मौजूद एयरफील्ड का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है, ताकि एक बहुत अस्थिर और खतरनाक सरकार के संभावित हमले को खत्म किया जा सके। एक ऐसा हमला जो संभावित रूप से यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ दूसरे दोस्त देशों पर भी किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को किसी भी वजह से डिएगो गार्सिया पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी की बड़ी क्या चेतावनी दे सकते हैं? इससे बड़ी ट्रंप सीधे सीधे अपने सहयोगियों को बता रहे हैं ईरान पर हमला कहां से होगा, किस तरह से होगा, आज आपको भी जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान पर हमला 48 घंटे के अंदर तय माना जा रहा है, उस वक्त ट्रंप डिएगो गार्सिया को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? मित्रों, हिंद महासागर का छोटा सा द्वीप डिएगो गार्सिया कागज में ब्रिटेन के नियंत्रण में है, लेकिन यहां पर एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। अमेरिका ने यहां बहुत लंबा रनवे बनाया है, जहां बड़े बमवर्षक और कार्गो विमान उतारे जा सकते हैं। डिएगो गार्सिया गहरा समुद्री बंदरगाह है, जहां बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां रुक सकती हैं। अमेरिका ने यहां पर ईंधन, हथियार और सैन्य सामान का बड़ा भंडार रखा है, यानी यहां से अमेरिकी जहाजों और विमानों को ईंधन और हथियार मिल सकते हैं। अमेरिका ने B-2 और B-52 बॉम्बर यहां पर तैनात कर रखे हैं और ईरान पर हमले की स्थिति में ट्रंप के बॉम्बर भी डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर तेहरान में धमाके करेंगे। अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर की तैनाती इस बेस को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। डिएगो गार्सिया से B-2 बॉम्बर उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान क्षमता 40 घंटे से ज्यादा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये ईरान पर एक बार फिर से 30,000 पाउंड के GBU-57 बम गिरा सकता है। स्टेल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना कठिन माना जाता है। डिएगो गार्सिया से तेहरान की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी एक बार में 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाती है, यानी B-52 बॉम्बर भी यहां से ईरान पर हमला कर सकता है। इस बेस में अमेरिका 6 B-2 बॉम्बर और 4 B-52 बॉम्बर मौजूद है। अगर सऊदी अरब और कतर जैसे देश अमेरिका को एयर स्पेस या बेस देने से इनकार करते हैं, तो यह बेस अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, ईरान भी अपने खिलाफ हमले की तैयारियों को बहुत ध्यान से देख रहा है। ईरान को भी इस बात का अंदाजा है कि उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इसीलिए ईरान अपने संवेदनशील परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करने में जुट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी से ढका जा रहा है। इन जगहों को मजबूत बंकर में बदला जा रहा है ताकि इन्हें
हवाई हमलों से बचाया जा सके। जिन ठिकानों पर पहले इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके थे, वहां सुरक्षा और निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। पारचीन सैन्य परिसर में तालेगन 2 नाम की नई इकाई को भी मिट्टी से ढका जा रहा है। यानी ईरान चाहता है कि अमेरिकी हमले में उसका कम से कम नुकसान हो। मित्रों, आज ईरान को अमेरिका के संभावित हमले के खिलाफ एक बड़ा सहारा भी मिला। अमेरिका की नेवी गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में तैनात है और आज रूस ने इसी इलाके में ईरान के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। जब किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है, तब रूस का ईरान के साथ युद्धाभ्यास बताता है कि वो ईरान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। इस युद्धाभ्यास में चीन को भी शामिल होना था, लेकिन चीन ने अपने युद्धपोतों को इस युद्धाभ्यास में नहीं भेजा, यानी ईरान को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास को लेकर ईरान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी युद्धपोतों से कुछ ही दूरी पर तेहरान नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। यह कदम बताता है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। मित्रों, दुनिया में जब भी जंग की आशंका बढ़ती है, तेल और सोने के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल और सोने के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। इससे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार तक ईरान पर हमले की खबर के बाद सोने की कीमत अमेरिका में $5,500 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अमेरिका में सोना कभी इतना महंगा नहीं हुआ। भारत में भी सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए हो गई है। 17 फरवरी 2026 को जिनेवा में परमाणु बातचीत में कोई ठोस प्रगति न होने की खबर के बाद सोना लगभग 2% ऊपर गया। यानी बाजार इसे राजनीतिक और आर्थिक जोखिम का संकेत मान रहा है। इसीलिए निवेशक सुरक्षित संपत्ति यानी सोने की ओर भाग रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $70 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह भी ईरान और अमेरिका में बढ़ रहा तनाव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। इसीलिए अगर तनाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर इसका सीधा असर होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। डीएनए मित्रों, ट्रंप एक तरफ ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस आपाधापी में भी अपने प्लेन का रंग बदलने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ जहां दिन रात तैयारियों में लगी हुई है, वहीं युद्ध के खतरे के बीच भी ट्रंप अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 का 60 साल पुराना नीला रंग अब बदला जा रहा है। जिस तरह ट्रंप ने अपना रंग यानी व्यवहार बदल लिया, ठीक उसी तरह एयरफोर्स 1 का भी रंग बदलने जा रहा है। एयरफोर्स 1 अब ट्रंप के पसंदीदा रंग का हो जाएगा। जिस रंग की टाई में ट्रंप अक्सर नजर आते हैं, वही रंग अब ट्रंप के प्लेन में भी दिखाई देगा। जो सुनहरा रंग ट्रंप के होटल में दशकों से मौजूद है और अब व्हाइट हाउस में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो अब एयरफोर्स 1 का भी हिस्सा बनने जा रहा है। डीएनए मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के मुताबिक अब एयरफोर्स 1 के विमानों को नया लुक दिया जा रहा है। नया डिजाइन लाल, सफेद और गहरे नीले रंगों के साथ गोल्डन टच वाला होगा। यह बदलाव न केवल नेक्स्ट जनरेशन के बोइंग 747 विमानों में दिखाई देगा, बल्कि एयरफोर्स 1 के पूरे बेड़े में लागू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला C-32 विमान ट्रंप के पसंदीदा रंग में रंगा जा चुका है और अगले कुछ हफ्तों में इसे उड़ान के लिए सौंप दिया जाएगा। कतर की तरफ से 3,600 करोड़ रुपए का जो बोइंग विमान ट्रंप को उपहार के रूप में सौंपा गया था, उसे भी नए रंग में पेंट किया जाएगा। ट्रंप की दलील है कि लाल, सफेद और नीला रंग अमेरिकी झंडे का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के सबसे शानदार विमान के लिए यही रंग होने चाहिए। यानी उन्होंने इस बदलाव को देशभक्ति से भी जोड़ दिया है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि एयरफोर्स 1 के बेड़े में कितने विमान होते हैं। एयरफोर्स 1 में 2 VC-25A विमान होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति मुख्य रूप से उड़ान भरते हैं। इसके अलावा 8 C-32A विमान होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट का हिस्सा होते हैं। इस पर जब उपराष्ट्रपति सवार होते हैं तो इसे एयरफोर्स 2 कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सहायक विमान भी होते हैं, जैसे C-17 और E-4B, जिसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से एस्कॉर्ट या बैकअप के लिए होते हैं। अब इसमें कतर से उपहार के रूप में मिले बोइंग 747-8I को भी शामिल किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर प्रेसिडेंशियल फ्लीट में 12 से ज्यादा विमान हैं। अब बारी बारी से इन विमानों को ट्रंप के मनपसंद रंग में रंगा जा रहा है। डीएनए मित्रों, एयरफोर्स 1 के विमानों का मौजूदा रंग 60 के दशक से चला आ रहा है। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
मौजूदा रंग सफेद और हल्का नीला है, लेकिन यह रंग ट्रंप को शुरू से ही पसंद नहीं रहा। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इसे बदलने की कोशिशें की थी। हालांकि ट्रंप ने रंग बदलने की जो योजना बनाई थी, उसे बाइडेन प्रशासन ने लागत और तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया। इस वजह से ट्रंप की ये योजना सफल नहीं हो पाई। एक्सपर्ट्स ने विमान के निचले हिस्से को गहरे नीले रंग से रंगने का विरोध किया था। उनका कहना था कि गहरे नीले रंग से तापमान बढ़ेगा, जिससे विमान के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद नए डिजाइन को हरी झंडी मिल गई है। सोचिए, ट्रंप सिर्फ टैरिफ के मामले में ही नहीं, बल्कि विमानों के रंग के मामले में भी मनमानी करते हैं। उनके लिए विशेषज्ञों की राय का कोई भी महत्व नहीं है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने एयरफोर्स वन के लिए जो कलर स्कीम चुनी है, वो उनके प्राइवेट बोइंग 757 विमान से काफी मिलती जुलती है, जिसे ट्रंप फोर्स वन कहा जाता है। ट्रंप के प्राइवेट जेट में भी लाल, सफेद, नीला और सुनहरा रंग है। अब ट्रंप फोर्स वन की तरह ही राष्ट्रपति का विमान भी उसी रंग का हो जाएगा। डीएनए मित्रों, प्रेसिडेंशियल फ्लीट के सभी विमानों के रंग को बदलने में अभी लंबा समय लगेगा। जाहिर है, इस पर खर्च भी आएगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी वायुसेना की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि ट्रंप के शौक को पूरा करने में कितना पैसा खर्च होगा। एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी चर्चा में है। मरियम नवाज अपने लिए सुपर लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं। मरियम की शाही खर्ची पर क्यों पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है? कैसे मरियम के इस हवा महल ने पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों के जख्मों पर नश्तर चुभोया है? अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ दो वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो पाकिस्तान की हॉकी टीम का है। होटल का बिल चुकता नहीं करने पर पाकिस्तान की हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के होटल में बर्तन मांजने पड़े। सोचिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बिल ना चुकाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के होटल में हॉकी टीम को बर्तन मांजने पड़े। उसी पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का सुपर लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है। सोचिए, जिन्ना के मुल्क में खिलाड़ियों के लिए चंद हजार रुपए नहीं है, उन्हें बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, लेकिन नेता के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हो रहे हैं। खिलाड़ी बर्तन धो रहे हैं। मरियम इनके जख्म पर मरहम लगाने की जगह जेट उड़ाने जा रही है। इस जख्म को और कुरेदने का काम कर रही है। मित्रों, पहले आपको मरियम नवाज की शाही खर्ची की डिटेल बता देते हैं। पाकिस्तान पंजाब की सरकार ने पायलट की नौकरी का एक विज्ञापन निकाला। विज्ञापन था गल्फ स्ट्रीम G500 एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट का। विज्ञापन देकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, हंगामा हो गया। सवाल पूछे जाने लगे कि इतना महंगा एयरक्राफ्ट क्यों खरीदा जा रहा है। पहले आपको इस एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी विस्तार से दे देते हैं। गल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल में एक साथ 19 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एयरक्राफ्ट में 8 लोगों के सोने की सुविधा है। इसमें सोफा जैसी मुलायम सीटें, मीटिंग्स या डाइनिंग के लिए अलग स्पेस होता है। एयरक्राफ्ट में एंटरटेनमेंट रूम या अलग लाउंज भी बनाया जा सकता है। गल्फ स्ट्रीम G500 करीब 8,300 किलोमीटर बिना रुके उड़ सकता है। लग्जरी सुविधाएं वाले इस एयरक्राफ्ट का, या ये कहें कि हवाई महल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में करीब 10 अरब है। मित्रों, जिस सूबे की सीएम मरियम नवाज हैं, वहां 30% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी हर तीसरा आदमी गरीब है। उस सूबे की सीएम अपने लिए 10 अरब का एयरक्राफ्ट खरीद रही है। लग्जरी एयरक्राफ्ट का इंटीरियर मोहतरमा मरियम नवाज की पसंद के मुताबिक कस्टमाइज किया जाएगा, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर हर चीज मरियम नवाज की पसंद के मुताबिक। पाकिस्तान पंजाब के नागरिकों की औसतन सालाना आमदनी 5,40,000 रुपए है। यहाँ 1 घंटे में 19 लाख खर्च हो रहे हैं और यहाँ साल भर में वो 5.5 लाख कमा पा रहे हैं। समझिए, मरियम नवाज 1 घंटे की उड़ान में जितना पैसा उड़ा देंगी, उतना पैसा उनके सूबे की बड़ी आबादी साल भर में कमा नहीं पाती। इस हवा महल के मेंटेनेंस पर सालाना करीब 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मरियम की सरकार वाले सूबे पर करीब 1800 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। मित्रों, आज से करीब 2600 वर्ष पहले ऋषि चार्वाक ने एक नया दर्शन दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक जिए सुख से जिए और ऋण लेकर भी घी पिए।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज को ऋषि चारवाक के दर्शन की जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन वो कर वही रही हैं जो चारवाक दर्शन कहता है। मोहतरमा मरियम नवाज के लिए जितने रुपए में सुपर लग्जरी गल्फस्ट्रीम G500 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, वो पाकिस्तानी पंजाब के सालाना खेल बजट का 80% है। जिन खिलाड़ियों को मैदान पर अपनी हॉकी का जलवा दिखाना था, उन्हें किचन में खाना बनाना पड़ा और बर्तन तक धोने पड़े। किसी भी मुल्क और उसकी सरकार के लिए यह शर्म से डूब मरने वाली बात है। मित्रों, पाकिस्तानी टीम प्रो हॉकी लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया में कदम रखते ही उनके साथ टॉर्चर की शुरुआत हो गई। पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को पहली बार अपने होटल में बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने होटल को पूरा पेमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से होटल के मैनेजमेंट ने टीम को बाहर निकाल दिया। खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट को फोन किया तो जवाब में होटल का पेमेंट नहीं बल्कि एक हॉस्टल की बुकिंग करा दी गई। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक हॉस्टल में जाकर के रुके। सोचिए, मरियम नवाज के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च कर हवा महल जैसा एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है। वहीं हॉकी खिलाड़ियों को डॉर्मेट्री में ठूस दिया गया। पाकिस्तान में उस हॉकी खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने अब तक 8 ओलंपिक मेडल जीते हैं, ये उनके साथ किया। ये जिन्ना के मुल्क में ही हो सकता है कि नेता विलासिता के नए कीर्तिमान बनाए और खिलाड़ी जरूरी सुविधाओं के लिए भी दुत्कार दिए जाएं। मित्रों, मरियम नवाज ने अगर 10 अरब पाकिस्तानी रुपए अपने एयरक्राफ्ट पर खर्च नहीं कर पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों पर खर्च किए होते तो जानते हैं क्या होता। पाकिस्तान सरकार 9 साल तक पूरे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर सकती थी। नए स्टेडियम बन सकते थे, ट्रेनिंग सेंटर और हॉकी के लिए आधुनिक जो फील्ड्स हैं वो तैयार की जा सकती थी। ओलंपिक, एशियन गेम्स और दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए टीम को 10 साल तक फंडिंग मिल सकती थी। हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स जैसे फेडरेशंस को 10 साल तक पूरा फंड मिल सकता था। पाकिस्तानी हॉकी टीम 20 साल तक आराम से अंतर्राष्ट्रीय टूर कर सकती थी। ऐसा तब होता जब नेता विजनरी होते, उन्हें समझ में आता कि अपने सुपर लग्जरी हवा महल के बजाय आम नागरिकों और खिलाड़ियों पर किया गया खर्च पाकिस्तान को तरक्की और प्रशंसा दिलाएगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूरदर्शी नजरिया और पाकिस्तान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसलिए पाकिस्तान के नेताओं के लिए अपनी सुविधा ही सबसे पहले, सबसे ऊपर है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करें, यानी आमदनी से ज्यादा खर्च करें, तो कंगाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के नेता यही करते रहे हैं, इसलिए आज पाकिस्तान करीब करीब कंगाल हो चुका है। लेकिन इस कंगाली के बाद भी उनकी शाही खर्ची में कोई कमी नहीं आई। देश के नाम पर कर्ज लेकर वो अपना शौक पूरा करते ही रहते। पाकिस्तान में मरियम सुपर लग्जरी जेट की सवारी कर रही हैं, तो अफगानिस्तान में मरियम पति के हाथों मार खा रही है, अत्याचार झेल रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि इन पर जुल्म भी होगा और यह आवाज भी नहीं उठा सकती। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं को पीटना लीगल यानी वैध कर दिया है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस तरह एक पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसी तरह दुनिया का कल्याण महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि तमाम विकसित और विकासशील देशों में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। लेकिन अफगानिस्तान जैसा देश महिलाओं को अस्तित्व विहीन बनाने में जुटा हुआ है। वहां महिलाओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाए जा रहे हैं जो शर्मनाक भी हैं और दर्दनाक भी हैं। तालिबान सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके बाद वहां कोई भी पुरुष अपनी पत्नी या बेटी को जितना चाहे पीट सकता है, बशर्ते उस महिला की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए और शरीर पर गहरा घाव नहीं होना चाहिए। नए कानून के मुताबिक अगर कोई महिला बिना पति से पूछे मैके चली जाएगी तो उसे जेल की सजा हो सकती है। तालिबान सरकार के नए कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नए कानून न सिर्फ अफगानी महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार के लिए भी चुनौती है। इसलिए आज हम महिलाओं पर जुल्म को लीगल करने वाले तालिबान के क्रूर कानून का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, तालिबान सरकार ने जो दंड संहिता बनाई है उसमें 90 पन्नों का क्रिमिनल कोड है। तालिबान सरकार के नीति नियंताओं ने शरिया की व्याख्या अपने हिसाब से करके यह क्रिमिनल कोड तैयार किया।
इस दंड संहिता कानून के हर एक पैराग्राफ को कट्टरता की स्याही से लिखा गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस नए कानून में क्या क्या है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी या बेटी को शारीरिक सजा दे सकता है। उसे महिलाओं को तब तक पीटने का अधिकार है जब तक वो उसे पीटना चाहे। घरेलू हिंसा को सरकारी मान्यता देने वाले इस नए कानून में कहा गया है कि उस पिटाई से महिला की कोई हड्डी नहीं टूटनी चाहिए और जख्म इतना गहरा नहीं होना चाहिए जो खुले में दिखाई दे। तालिबानी नीति नियंताओं ने महिलाओं के लिए एक और दरियादली दिखा दी। वो ये कि अगर किसी महिला की हड्डी टूट गई या फिर शरीर पर कोई बड़ा सा घाव हो गया तो इसके लिए पीटने वाले पुरुष को कानूनन सजा देने का प्रावधान है। लेकिन उस सजा के लिए भी कुछ शर्तें रख दी गई। शर्त यह कि पहले महिला को अदालत में यह साबित करना होगा कि घर में उसके साथ पिटाई हुई। अपने साथ हिंसा को साबित करने के लिए उस महिलाओं को 2 काम करने होंगे। पहला यह कि अदालत में वो अपने पति या किसी पुरुष अभिभावक के साथ जाएगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि महिला को पूरी तरह ढका हुआ रहकर जज को अपनी चोटें दिखानी होंगी। अब आप सोचिए इससे ज्यादा इसको क्या कहा जाए। मतलब पहले जो पति पीट रहा है, जिसने चोटें दी, उसके साथ ही अदालत जाना है आपको। दूसरा, पूरा अपने आप को लबादे में ढककर जाना है और ऐसे ढककर जाना है कि आपको अपनी चोटें भी दिखानी है। जब इतना कुछ करने के बाद महिला अपने साथ हुई क्रूरता का साबित कर पाएगी, यानी अगर वो ये सब करे और उसके साथ साथ ये साबित कर दे कि उसके साथ क्रूरता हुई है, तो अदालत उसे पीटने वाले पुरुष को सजा देगी। और वो सजा क्या होगी? सजा होगी 15 दिन की जेल, बस। मित्रों, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये तालिबान के उस नए कानून का प्रावधान है जो तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के हस्ताक्षर से लागू हो चुका है। इसी कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई महिला बिना पति की इजाजत से मैके चली जाती है या किसी रिश्तेदार से मिलती है तो उस महिला को 3 महीने जेल की सजा होगी। अगर किसी महिला का किसी गैर मर्द से स्पर्श भी हो जाए तो 1 साल तक की सजा होगी। लेकिन एक पुरुष अगर उसी महिला को हड्डी तोड़कर पीटता है तो उसे सिर्फ 15 दिन की सजा मिलेगी। बिना पूछे मैके चली गई तो 90 दिन की सजा होगी। लेकिन उसी अफगानिस्तान में किसी जानवर को लड़वाने या मारने पर 150 दिन की सजा है। सोचिए, ये 21वीं सदी के अफगानिस्तान का स्याह सच है, जहां जानवरों को नुकसान पहुंचाने की सजा भी एक महिला को पीटने की सजा से ज्यादा है। मतलब एक महिला को किसी जानवर से भी कम का दर्जा दिया गया। और सोचिए हम किस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे कोई इस तरीके का भी देश है जहां महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। मित्रों, ये उस देश की कड़वी सच्चाई है जहां आज से 60 साल पहले महिलाएं स्कर्ट, दुपट्टा या पश्चिमी कपड़े पहनती थी, बेफिक्र, बेपरवाह और मॉडर्न अंदाज में रहती थी। लेकिन कट्टरपंथियों की आंखों में महिलाओं की आजादी चुभती है। तालिबान को बर्दाश्त नहीं कि कोई महिला पुरुष के बराबर में बैठे, कामकाज या फिर बोलचाल में उसकी बराबरी करे। इसी आत्मकुंठा ने महिलाओं को सामाजिक कैदी बना दिया। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, जब तक महिलाओं को हर तरीके के भेदभाव से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक सच्ची स्वतंत्रता की बात करना बेईमानी है। तालिबान सार्वजनिक तौर पर यह बेईमानी तब कर रहा है जब उसने लंबे समय तक अमेरिका से अफगानिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। अब जब लगभग 5 साल से अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण है और अफगानिस्तान आजाद है, तो तालिबान ने महिलाओं की आजादी छीनने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पिछले 5 साल में अफगानी स्त्रियों को तालिबान ने कैसे गुलामी का पर्याय बना दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नए कानून में और क्या क्या बातें कही गई। नए कानून का अनुच्छेद 9 अफगान समाज को 4 हिस्सों में बांटता है। मौलवी, मौलाना और उलेमा जैसे धार्मिक विद्वान शीर्ष पर हैं। दूसरा है उच्च वर्ग यानी अशरफ। इसके अलावा कुछ लोगों को मध्यम वर्ग में रखा गया है और बाकी सबको निम्न वर्ग में। इस व्यवस्था में अब किसी अपराध की सजा उसके अपराध की गंभीरता से नहीं होगी, बल्कि आरोपी की सामाजिक हैसियत से तय होगी, यानी वो किस श्रेणी का आदमी है। तालिबानी नीति नियंताओं के बनाए नए कानून के अनुसार इस्लामी धार्मिक विद्वान अपराध करते हैं तो उसे सिर्फ नसीहत दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में मौलवी, मौलाना, उलेमा को अपराध करने की छूट होगी। और सुनिए, अगर अपराधी उच्च वर्ग से है तो उसे अदालत बुलाया जाएगा और अदालत बुलाकर उसे नसीहत दे दी जाएगी।
मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसी अपराध के लिए जेल होगी, लेकिन निचले वर्ग के व्यक्ति को जेल के साथ साथ शारीरिक सजा भी दी जाएगी। और सुनिए, जेल की सजा तो अदालत देगी, लेकिन शारीरिक सजा देने का अधिकार उसी मौलवी मौलाना उलेमा के पास होगा जो खुद किसी अपराध के लिए सजा पाया हुआ है। यह है तालिबान का कानून, और इस कानून पर अफगानिस्तान में किसी तरह चर्चा ना हो, इसके लिए भी वहां अखूनजादा सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। अगर किसी ने इस कानून पर चर्चा की तो वो अपराधी माना जाएगा। सोचिए कितना डरावना है। जो हमने किताबों में पढ़ा, जो मध्यकाल में होता था, वो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसके बारे में सोचने भर से आत्मा कांप जाती है। उस स्याह सच का सामना हर पल अफगानी महिलाएं कर रही हैं। मित्रों, ये कल्पनाओं से परे खौफनाक सच है। जब से तालिबान सरकार सत्ता में आई है, तब से वहां महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट लगातार करती रही। अफगानिस्तान की महिलाएं गाना नहीं गा सकती, दूसरी महिलाओं के सामने कुरान की आयतें भी नहीं पढ़ सकती। प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। यहां तक कि मेडिकल स्कूलों से बेटियों को निकाल दिया गया है। नर्स और मेडिकल की पढ़ाई भी अफगानी महिलाएं नहीं कर सकती हैं। सोचिए, महिलाएं डॉक्टर नहीं बन सकती और वहां के पुरुष गैर महिला को छू नहीं सकते हैं, इलाज नहीं हो सकता है। तालिबान ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधक दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण 80% महिलाएं कुपोषण, एनीमिया और रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। मित्रों, त्रासदी यह है कि ऐसी खौफनाक नियम कायदे बनाते हुए तालिबान धर्म का सहारा लेता है। तालिबान कहता है कि यही शरीयत है, लेकिन इस्लाम के जानकार और तमाम मुस्लिम संगठन कहते हैं कि जिस तरह का प्रतिबंध तालिबान महिलाओं पर लगा रहा है, उसका मजहब से कोई संबंध नहीं है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के सूरा अल अहज़ाब में कहा गया है कि अल्लाह की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। यही कारण है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, वहां पर धीरे धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता बढ़ रही है। जिस सऊदी अरब को इस्लाम का केंद्र कहा जाता है, वहां पर महिलाओं को पूर्ण शिक्षा का अधिकार है। महिलाएं खुद यात्रा कर सकती हैं, हिजाब पहनने पर भी ढील है। अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी नींव कट्टरता और मजहब के नाम पर पड़ी है, वहां महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, हिजाब वैकल्पिक है और वहां तो प्रधानमंत्री भी महिला बन चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान में जो कट्टर सोच के संवाहक हैं, जो मजहबी वायरस से इतना ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें आस पड़ोस कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी कबायली संस्कृति की परिधि से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। पुरुषवादी सोच उन पर इतनी हावी हो चुकी है कि उनकी नजर में एक महिला का अधिकार, उसका आत्मसम्मान दो कौड़ी का भी नहीं है। यही कारण है कि वहां पर अत्याचार को भी कानूनी कवच पहना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपराध घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इससे तालिबान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, जिस आदमी को अपनी पत्नी और बेटी से संवेदना ना हो, उसे दुनिया से क्या ही फर्क पड़ेगा। यही अफगानिस्तान में हो रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम बांके बिहारी को बेड़ियों में कैद करने वाले कलयुग के कंस का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद किया था, लेकिन कलयुग में ठाकुर जी को उन्हीं के मंदिर के गर्भगृह में कैद कर लिया गया। बांके बिहारी के गर्भगृह के बाहर गेट को जंजीर से बांध दिया गया। मित्रों, ये बांके बिहारी मंदिर का गर्भगृह है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी गर्भगृह की, और कैसे जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, जंजीरों से ताला लगाकर इस गर्भगृह को बांध दिया गया। ठाकुर जी को अंदर बंद करके बाहर दरवाजे को बांधा गया। बुधवार को दोपहर में दर्शन बंद होने के बाद जब शयन भोग सेवा के लिए गोस्वामी मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। पता चला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने ठाकुर जी के गर्भगृह पर ताला जड़ दिया। गर्भगृह पर ताला देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भी भड़क गए और मंदिर के अंदर जहां भगवान के जयकारे गूंजते थे, वहां प्रशासन के खिलाफ नारे गूंजने लगे। यहां आप सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी को जंजीरों में क्यों जकड़ा गया, तो इसका जवाब है परंपरा और नई व्यवस्था के बीच की जंग। डीएनए मित्रों, बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने यह फैसला लिया कि बांके बिहारी जी को गर्भगृह की जगह जगमोहन यानी सामने बने मंडप में विराजमान करवाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन मिल सके और भीड़ कम हो। लेकिन गोस्वामी समाज ने इसे मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताकर इसका विरोध कर दिया।
तर्क यह दिया गया कि ठाकुर जी सिर्फ त्योहारों पर ही जगमोहन में विराजमान होते हैं। गोस्वामी समाज के विरोध के बावजूद बुधवार को राजभोग सेवा के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर दिया गया। इसके बाद दोपहर में जब गोस्वामी ठाकुर जी को भोग लगाने पहुंचे तो गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। गोस्वामी समाज का आरोप है कि प्रशासन के इस फैसले से मंदिर की पुरानी परंपरा टूट गई है। इस पूरे विवाद पर अब हाई पावर कमेटी और पुजारियों का तर्क क्या है, आपको भी वो जानना चाहिए। वही जगह जंजीर लगा दी गई थी और जिसका विरोध गोस्वामी समाज कर रहा है। इनका कहना है कि हाई पावर्ड कमेटी जो है अगर टेक ओवर कर रही है तो मंदिर की जो व्यवस्था है, भगवान का जो पूजन का जो संचालन होता है वो नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए, गर्भगृह में ही रहना चाहिए भगवान को। जो प्रशासन ने करा है ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। भगवान को बरसों पहले जब मथुरा में कारावास में रखा गया था, स्वयं आज इस सरकार के प्रशासन के आते हुए भगवान को जंजीरों में बांध के रखा। बिहारी जी हमारे हैं और वो सदैव स्वतंत्र हैं, सदैव स्वतंत्र हैं। और जंजीरों में पहनाओ तो हमें पहनाओ, कारावास में भेजना है तो हमें भेज दो। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे, भक्तों से भी निवेदन करेंगे, भैया हमारे मंदिर की परंपराएं जो हमने सौ साल से बचा रखी हैं उनको बचाने में हमारा सहयोग करें। हमारे पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हमको मित्रों, पुजारियों और श्रद्धालुओं के भारी विरोध के बाद आखिरकार गर्भगृह पर लटकी जंजीरों को खोल तो दिया गया, लेकिन प्रशासन और पुजारियों के बीच के इस विवाद में ठाकुर जी जंजीरों में कैद हो गए। जिस मंदिर में हर दिन हजारों लाखों भक्त बांके बिहारी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी मंदिर में ठाकुर जी को मानो बंधक बना लिया गया। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या मंदिर की व्यवस्था को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसका समाधान जंजीरों से निकलेगा या फिर संवाद से? क्या प्रशासन को परंपराओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? और क्या गोस्वामी समाज को भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? डीएनए मित्रों, अब हम भारत की स्वदेशी चैट जीपीटी का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आमतौर पर ओपन एआई की चैट जीपीटी, गूगल के जेमिनी और एक्स के ग्रोक की चर्चा होती है। इसके अलावा एंथ्रोपिक के क्लाउड या चीन के डीप सीक जैसे नाम भी सामने आते हैं। लेकिन अब इस रेस में एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है। बेंगलुरु की कंपनी सर्वम एआई ने भारतीय भाषाओं पर फोकस करते हुए अपना एक मॉडल तैयार किया है, जिसे समिट के दौरान पेश किया गया। खास बात यह कि भारतीय भाषाओं को समझने में इसकी परफॉर्मेंस चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक से बेहतर है। ये न केवल चैट जीपीटी जैसी विदेशी टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रही है, बल्कि भारतीय भाषाओं और आम लोगों के लिए एआई को आसान बनाने का काम भी कर रही है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान सर्वम एआई बेहद चर्चित रही। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, तो हमने आपको बताया था जो स्थिति रही थी उसको देख करके, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो बात कर रहे हैं सर्वम एआई की। उसके प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन हुआ है। जो लोग अब इस एआई सर्वम के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें हम बता दें इसकी खूबियों के बारे में, उन्हें इसको जानकर गर्व होगा। डीएनए मित्रों, सर्वम एआई भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत चुनी गई कंपनी है। 10,000 करोड़ रुपए के इस मिशन के तहत भारतीय कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर और सब्सिडी के रूप में मदद दी जा रही है, ताकि भारत का डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित और देश के भीतर रहे। शुरुआती नतीजों में सर्वम एआई ने इस विश्वास पर खरा उतरकर दिखाया है। दुनिया के बड़े एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी के साथ ये दिक्कत है कि वो भारतीय भाषाओं, यहाँ की अलग अलग बोलियों के लहजों और सरकारी कागजों को ठीक से समझ नहीं पाते। 2023 में शुरू की गई कंपनी सर्वम एआई खासतौर पर इन्हीं मुश्किलों को दूर करने का काम अब कर रही है। डीएनए मित्रों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान सर्वम 30B और सर्वम 105B को लॉन्च किया गया। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी बहुत बड़ा और बहुत समझदार कंप्यूटर दिमाग, ऐसा सुपर स्मार्ट रोबोट जो बहुत सारी किताबें, इंटरनेट और बातचीत पढ़कर लगभग इंसान की तरह समझता है, लिखता है और सवालों के जवाब देता है। इसके साथ साथ अनुवाद भी करता है। 22 भारतीय भाषाओं में यह उपलब्ध है। यह भारत के 140 करोड़ लोगों के हिसाब से बनाया गया है। इसका मकसद है भारतीय डेवलपर्स, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों विदेशी एआई सिस्टम के बजाय स्वदेशी विकल्प अपना सकें और भारत में एआई का विकास तेज हो सके। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अलावा सर्वम एज बिना इंटरनेट के चलने वाला ऑनलाइन डिवाइस एआई है, जो स्मार्टफोन, फीचर फोन और लैपटॉप पर चलता है। यह इंटरनेट बंद होने पर भी चैट कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है, अनुवाद कर सकता है और टेक्स्ट भी लिख सकता है। सर्वम एआई का ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्निशन का जो आधारित मॉडल है, सर्वम विजन दस्तावेज पढ़ने में बहुत ही सटीक है। कंपनी का दावा है कि भारतीय भाषाओं और दस्तावेज समझने में यह मॉडल चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक से बेहतर प्रदर्शन करता है।